कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और अगर तैयारी अच्छी तरीके से नहीं भी कर रहे होंगे तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और तैयारी को और अपने रिजल्ट को सुधार सकते हैं। तो आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और पिछले क्लास में हम लोग इस चौथे पाठ को पढ़े थे, संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में, और उसका केवल परिचय पढ़े थे। अगर उसको आप नहीं पढ़े हैं तो पहले इस वीडियो को आप देखिए, जो इसका परिचय से संबंधित बनाया हुआ है। अगर उसको आप देखते हैं तो आप इस वीडियो को, अगर अभी वाले वीडियो को देखेंगे तो उसको आसानी से समझ पाएंगे। और अगर चाहते हैं कि बाकी चैप्टर का वीडियो देखें तो सारा का सारा चैप्टर का वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यकीनन आप इस बात पर विश्वास करिए, ऑनलाइन माध्यम से अपने संस्कृत सब्जेक्ट को कम से कम बेहतर बना सकते हैं। और बाकी सारे सब्जेक्ट का भी वीडियो इस पर अपलोड किया जाएगा, लेकिन अभी जो है लगातार संस्कृत पर फोकस करके वीडियो अपलोड किया जाता है, ताकि आप भी जानते होंगे कि अक्सर जो बच्चा फेल करता है या तो संस्कृत में करता है, नहीं तो मैथ में करता है। और एक तरह से अवधारणा बनाया गया कि संस्कृत बहुत भारी होता है या नहीं आता है, या कितना बच्चा का दिमाग में रहता है कि संस्कृत जो है परीक्षा के दो महीना पहले पढ़ लेंगे तो इससे आप तो पास कर जाएंगे, लेकिन नंबर बेहतर नहीं आएगा। और अगर अभी से संस्कृत पर रोज 1 घंटा भी देते हैं या आधा घंटा भी देते हैं तो आप संस्कृत में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, जिससे आपका रिजल्ट इंप्रूव कर जाएगा। अगर आप संस्कृत पढ़ लेते हैं, अगर संस्कृत ध्यान से पढ़ ले तो आपका सेकंड डिवीजन अगर आने वाला होगा तो फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। और वही अगर संस्कृत में नंबर डिक्रीज कर जाएगा, नंबर घट जाएगा, तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। इसलिए भी अच्छे मार्क्स लाने के लिए भी, अच्छे श्रेणी से पास करने के लिए भी संस्कृत पढ़ना जरूरी हो जाता है, जो बहुत आसान सब्जेक्ट है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, बस ध्यान से आपको सुनने की आवश्यकता है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं आज का चैप्टर। एक बार फिर से बोल देते हैं, अगर इस चैप्टर को समझना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का जो परिचय है उसका लिंक दिया हुआ है। जी, इस वीडियो आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, पहले आप उसको क्या करिए देखिए। तो चलिए आज का शुरू करते हैं चैप्टर। चैप्टर लिखा हुआ है विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकार च संवर्धितम। कह रहा है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम, यानी संस्कृत साहित्य कैसा, विपुलम, विपुलम मतलब बहुत, विपुलम संस्कृत साहित्यम विविनय कवि भी शास्त्रकार च संवर्धितम। सबसे पहले क्या बोला, विपुलम संस्कृत साहित्य, यानी संस्कृत साहित्य कैसा है, विपुल है, विशाल है। मतलब इसका, जैसे आप इतना जरूर सुने होइएगा कि सभी जितना सारा सब्जेक्ट है, जितने सारे विषय हैं, सबका जड़ कौन विषय है, संस्कृत है। तो वही कह रहा है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम विविनय कवि भी शास्त्रकार च संवर्धितम। इतना अगर विशाल अगर संस्कृत साहित्य को बनाया गया तो संस्कृत साहित्य इतना विशाल कैसे बन गया। तो कह रहा है कि विविनय कवि भी, बहुत सारे कवियों के द्वारा, शास्त्रकार च संवर्धितम, शास्त्रकार करके, डिस्कशन करके, नहीं, संस्कृत साहित्य को क्या किया गया, इतना विशाल बनाया गया। यहां से क्वेश्चन फ्रेम करेगा संस्कृत साहित्य कैसा है, तो आंसर करेंगे विशाल है ना। और उसके बाद बोलेगा, अगला क्वेश्चन लगा दे आपको कि संस्कृत साहित्य इतना विशाल कैसे बना है, तो आंसर करेंगे विभिन्न कवियों के द्वारा शास्त्रकार करके। आगे लिखा हुआ है वैदिक कालाद आरभ्य शास्त्राणाम काव्यानाम च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचिता अभवन तथैव स्त्रियो अपि दत्तावधान प्राप्यन्ते। आगे क्या कह रहा है कि वैदिक कालाद आरभ्य, वैदिक काल के आरंभ से ही, वैदिक काल के शुरुआत से ही, वैदिक काल के बारे में पढ़े होंगे आप इतिहास में, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया, हम उस पर नहीं जाते हैं। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि वैदिक काल के आरंभ में शास्त्राणाम, शास्त्रों के, काव्यानाम, काव्यों के, च मतलब और, शास्त्रों के और काव्यों के, रचने मतलब रचना में, संरक्षण मतलब संरक्षण में, नहीं, कह रहा है कि वैदिक काल के आरंभ से ही, चाहे वह शास्त्र की बात हो या काव्यों की बात हो, उसकी और उसमें उसकी रचना करने की बात हो या उसको संरक्षित करने की बात हो, कह रहा है कि यथा पुरुषा दत्तचिता, जितना मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रही है, जितना योगदान अगर पुरुषों की रही है उतना ही योगदान स्त्रियों अपनी तत्वावधान प्राप्त, उतना ही योगदान किसका प्राप्त होता है, स्त्रियों का भी, महिलाओं का भी, है ना।
इसको अगर सटीक अर्थ बताया तो बोलेंगे वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों की रचना करने की बात हो या काव्य की रचना करने की बात हो या संरक्षण देने की बात है, तो उसमें जितने तत्पर पुरुष लोग रहे हैं उतना ही तत्पर कौन रही है? महिलाएं भी रही हैं। आगे कह रहा है कि वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषय प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। कह रहे कि वैदिक युगे मतलब वैदिक युग में मंत्राणाम मतलब मंत्रों का, दर्शका न केवल ऋषिया, कह रहा है कि वैदिक युग में मंत्रों का अगर रचना संरक्षण की बात करें तो उसमें न केवल ऋषय प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति, उसमें केवल ऋषि लोग ही नहीं है, उसमें ऋषिकाएं भी लोग हैं। मतलब ऋषि मतलब पुरुष से संबंधित है, ऋषिका मतलब महिला। तो वही कह रहा है कि वैदिक युग में मंत्रों के रचना संरक्षण की अगर बात हो तो उसमें केवल ऋषि लोग ही नहीं है, ऋषि लोग के साथ साथ ऋषिकाएं लोग भी हैं। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच। ऋग्वेद मतलब ऋग्वेद में चतुर्विंशति, चतुर मतलब 4, विंशति मतलब 20, तो 4 गो 20 गो कितना हुआ? 24 गो। यानी कह रहा है कि ऋग्वेद में कै गो? 24 गो, और अथर्ववेद में 5 गो। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच, है ना, माने ऋग्वेद में चतुर्विंशति मतलब 24 गो, अथर्ववेदे च पंच, और अथर्ववेद में 5 गो ऋषिका। ऋग्वेद में 24 गो ऋषिका का वर्णन है, उसका मंत्र है, और अथर्ववेद में क्या गो? 5 गो। और अथर्ववेद में जो 5 गो कौन कौन है उसका जो है आगे इसमें दिया है, कह रहा है कि ऋग्वेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्देशयन्ते यथा, जैसे उसमें दिया हुआ है कौन कौन उसमें जो है ऋषिका का नाम दिया है, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागंभृणी इत्यादि। क्या गो है? अब ध्यान से आप देख सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पर इस नाम को देख सकते हैं। सबसे पहले कौन है? यमी, तब अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागंभृणी। ये जो 5 को नाम बताएं, इसका वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में है। आपसे पूछेगा अथर्ववेद में वर्णित 5 ऋषिकाओं का नाम बताएं, तो क्या बोलेंगे? इसी 5 का नाम बोल देंगे, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागंभृणी। और सिंपल सिंपल पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर बोलेगा ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 24 गो। याद रखिए, ऋग्वेद में 24 गो और अथर्ववेद में कितना? 5 गो। और अथर्ववेद में जो 5 गो, उस 5 का नाम इसमें दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि मति वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्व शिक्षयति। कह रहे कि बृहदारण्यक उपनिषद में, उपनिषद का क्या नाम है? बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मतलब याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी। यहां से सिंपल क्वेश्चन अभी डिजाइन हो गया कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। या बोलेगा मैत्रेयी का पति कौन था? याज्ञवल्क्य। तो कह रहा है कि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि मति वर्णिता, दार्शनिक रुचि मति वर्णित, दार्शनिक रुचि के मति के रूप में उसको वर्णित की गई है। या मतलब जो याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षित, जो याज्ञवल्क्य को, अपने पति को आत्म तत्व शिक्षयति, आत्म तत्व की शिक्षा देती है। अब सिंपल क्वेश्चन यहां से डिजाइन करके फ्रेम करके पूछेगा आपसे कि याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा कौन देती है? तो उसकी पत्नी देती है। अब बोलेगा याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? तो मैत्रेयी है ना। और बोलेगा मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का जो चर्चा की गई है, यह चर्चा, यह वर्णन जो है किस उपनिषद में है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि जनकस्य सभायाम शस्त्रार्थ कुशला गार्गी व चिकन्वी तिष्ठति स्म। जनकस्य सभायाम मतलब किसके सभा में? जनक के सभा में। राजा जनक के नाम सुने होंगे आप लोग। कह रहा है कि जनकस्य सभायाम माने राजा जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशला, शास्त्र में कुशल मतलब शास्त्र की जानकार, गार्गी और वाचकन्वी। कह रहा है कि राजा जनक के सभा में, उनके दरबार में 2 ठो विद्विषी रहती थी जो शास्त्र की बहुत जानकार थी। उसका क्या क्या नाम था? गार्गी और वाचकन्वी।
अब यहाँ से क्वेश्चन डिजाइन करेगा, बोलेगा राजा जनक के सभा में कौन कौन रहती थी, तो गार्गी और वाचकन्वी। या बोलेगा गार्गी और वाचकन्वी किसके दरबार में रहती थी, तो राजा जनक के दरबार में रहती थी। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन पराया सुलभाया वर्णनम लभ्यते। और कह रहे हैं महाभारत में भी जीवन पर्यंतम आजीवन वेदांत अनुशीलन पराया सुलभाया कह रहा है कि महाभारत में भी सुलभा नाम की एक जो है कवित्री का वर्णन मिलता है। नहीं, जो कह रहा है कि जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन, जो जीवन पर्यंत आजीवन जो है मतलब नियमों का पालन की है, और उस तरह की जो महिला, उसका क्या नाम है, महाभारत में जो महिला है विद्वान या विदुषी, उसका क्या नाम है, सुलभा। अब देखिए राजा जनक की सभा में कौन कौन, गार्गी और वाचकन्वी है। और उसके बाद बोलेगा आपसे कि महाभारत में किस महिला का वर्णन है, तो उसका नाम बोलेंगे सुलभा। तो आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, और अगले वीडियो क्लिप में हम आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आप इस चीज को इतना जरूर समझे होंगे। केवल ध्यान से सुनिए, और इस वीडियो को अपने जितने सारे दोस्त हैं कम से कम उसमें शेयर करिए। और शेयर उसी ये नहीं कि किसी को शेयर कर दिए, जो जिसको इससे फायदा होने वाला है उसी को शेयर करिए। ये नहीं कि जबरदस्ती शेयर कर रहे हैं किसी को, नहीं, जबरदस्ती शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई देखे नहीं दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको कम से कम इस वीडियो को दिखाइए जो अब तैयारी नहीं कर पा रहा है, उसकी तैयारी बिल्कुल बाधित है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी भेज देंगे वीडियो, कोई भी देख ले, कोई काला देखेगा इसको, जिसको आवश्यकता है उसी को दिखाओ। तब ऐसा भी होता है कि जिसको आवश्यकता है वहां तक वीडियो क्लिप पहुंचेगा ही नहीं। तो कम से कम इतना कष्ट करो कि जो भी लगे आपको जानने वाले, नहीं जानने वाले, सगे संबंधी कोई भी हो, जिसको जो अभी मैट्रिक में है उसकी तैयारी मतलब क्या है, डिस्टर्ब है, तो वहां तक कम से कम इस वीडियो क्लिप को जरूर पहुंचाइए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक